Good morning, children. Welcome back in your civics class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. मैं भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे घर पे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर का संविधान निर्माण का एक रिवीजन वीडियो हमने भेजा था, जो आपके पूरे चैप्टर को सारांशित वे में उसको समझाया गया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। बच्चों, अब वो चैप्टर चूँकि समाप्त हो चुका है, तो हम जो है वो नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्थाओं का कामकाज, ये आपका नया चैप्टर है सिविक्स पोर्शन से, नागरिक शास्त्र से। तो आज हम ये चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। और बच्चों, इस चैप्टर को हम विस्तार से ज़रूर पढ़ेंगे। पहले विस्तारित रूप से पढ़ने से पहले, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने से पहले चैप्टर को, इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हर चैप्टर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए जाते हैं बच्चों। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने संविधान निर्माण में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को सारा रिवीजन, एक सारांशित वे में रिवीजन कराया, वैसे ही जो है मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर को विस्तारित रूप से पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जो कि पूरे चैप्टर में को समझने के लिए आवश्यक है, उस टर्म्स को पहले हम, उन शीर्षकों को पहले हम पढ़ेंगे। तो उन टर्म्स को बच्चों, हम पहले उन टर्म्स, उन शीर्षकों को पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए पढ़ते हैं जो टर्म्स आपके हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं चैप्टर को समझने के लिए। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले टर्म है आपकी सरकार। यानी सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं, सरकार से क्या अभिप्राय है, यानी सरकार से आपको क्या समझ में आता है कि सरकार क्या है। तो बच्चों, सरकार एक ऐसा समूह है जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने और उनको लागू करने का संपूर्ण अधिकार होता है। और आप यूँ कह सकते हैं कि और उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। सरकार एक ऐसा समूह है जिसके पास देश के जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने और उनको लागू करने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक रूप से हम ये कह सकते हैं कि मतलब इन अ ब्रॉड सेंस, व्यापक रूप से हम ये कह सकते हैं कि सरकार किसी देश के लोगों और उनके संसाधनों को नियंत्रित और निगरानी करती है। ये आपकी सरकार से अभिप्राय, सरकार इसे कहते हैं। दूसरा आपका है विधायिका। यानी विधायिका से क्या आशय है, विधायिका को क्या कहते हैं। विधायिका बच्चों जनजातियों का एक ऐसा समूह है, या ऐसे कह सकते हैं कि जनजातियों का एक ऐसी सभा है, जनजातियों की एक ऐसी सभा है जिसके पास देश के कानून बनाने का जिसके पास देश के कानून बनाने की शक्ति होती है। कानून बनाने के अतिरिक्त करों में वृद्धि, बजट पे विचार विमर्श और दूसरे विधेयक यानी दूसरे बिल को पास करने का या उसको बनाने का अधिकार होता है। विधायिका एक ऐसी सभा है जिसके पास देश के कानून बनाने की शक्ति होती है। कानून बनाने के अलावा बजट यानी करों की वृद्धि पर विचार विमर्श करने का और बजट पे विचार विमर्श करने का और अन्य बिल यानी अन्य विधेयकों को पास कराने की जो है उसके पास अधिकार और शक्ति होती है। और ये शक्ति, ये अधिकार जो है वो उसको संविधान से प्राप्त होता है। अगला है आपका बच्चों राज्य किसे कहते हैं। अब राज्य, जैसे आपने देखा होगा, स्टेट किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं। राज्य किसी निश्चित क्षेत्र में फैली हुई राजनीतिक इकाई होती है जिसके पास संगठित सरकार होती है और घरेलू तथा विदेशी नीति बनाने का अधिकार होता है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई होती, किसी क्षेत्र की राजनीतिक इकाई होती है जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू और विदेशी नीति बनाने का अधिकार हो। सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं लेकिन राज्य बना रहता है। और बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि देश, राष्ट्र
और राज्य को समानार्थी रूप से जो है वो देखा जाता है। तो राज्य शब्द का जो एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों के प्रांतों से भी किया जाता है। अब बच्चों अगला टर्म है आपका न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? ये न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? न्यायिक समीक्षा जो है उच्चतम न्यायालय की वह शक्ति है बच्चों, जिसके माध्यम से विधायिका जो होती है। न्यायिक समीक्षा बच्चों से क्या अभिप्राय है या क्या अर्थ है? तो न्यायिक समीक्षा बच्चों उच्चतम न्यायालय की वह इकाई है, वह शक्ति है जिसके माध्यम से वो विधायिका द्वारा पारित कानून अथवा कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि जो ये कानून है, जो ये कार्रवाई है, जो ये कामकाज है, वो संविधान के प्रतिकूल है या संविधान के अनुकूल है, यानी या संविधान के अनुसार है या संविधान के अनुसार नहीं है। और अगर उसे ये कानून विधायिका द्वारा पारित कानून या फिर कार्यपालिका द्वारा की गई ये कार्रवाई जो है वो संविधान के अनुकूल नहीं होती पाई गई या उसके अनुसार नहीं होती है, तो जो ये न्यायिक या संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है या संविधान के प्रावधानों का वो उल्लंघन करता है अगर कोई कानून, तो ऐसे कानून या आदेश को जो है वो रद्द कर सकता है, तो वो रद्द करता है। न्यायिक समीक्षा जो है वो उच्चतम न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से विधायिका जो होती है वो कानून पारित विधायिका द्वारा कानून किया गया या जो है आपका कार्यपालिका द्वारा की गई कार्यवाही की वो समीक्षा करता है, या फिर वो जो जानता है ये जानने का प्रयत्न करता है कि ये जो कानून है और ये जो कार्यवाही है ये जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है या अनुकूल है। अगर न्यायिक समीक्षा इन कार्रवाई को, इन बिल को वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाता है तो उसको न्यायिक समीक्षा उस कानून, उस बिल को वो रद्द कर देता है। तो ये आपका न्यायिक समीक्षा है बेटा। और फिर आप न्यायपालिका किसे कहते हैं? अगला आपका टर्म है न्यायपालिका। न्यायपालिका हम कह सकते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानून के विवादों को निपटारा करने का अधिकार या शक्ति होती है। और देश के सभी अदालतों को न्यायपालिका के रूप में जो है वो जाना जाता है। और अगला टर्म है आपका कार्यपालिका। से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्तियों का ऐसा निकाय यानी व्यक्तियों की एक ऐसी यूनिट, व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पे नीति निर्माण करने का अधिकार होता है, और उसे हम कार्यपालिका जो है वो कहते हैं। अब जो है आप आइए गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जब विधायिका में विधायिका आपको बताइए, मैंने आपको बताया कि विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका जनजातियों या की एक ऐसी सभा है जिसके पास देश का कानून बनाने और उसको कानून बनाने की शक्ति होती है। और कानून बनाने के अतिरिक्त जो है विधायिका को बजट पे विचार विमर्श करने, कर वृद्धि में विचार विमर्श करने और दूसरे बिल पास जो है करने का विशेष अधिकार होता है। तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? कि जब विधायिका में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो ऐसी दशा में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल से मिलकर सरकार जो है वो बनाते हैं, और ऐसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं या गठबंधन सरकार कहते हैं। अब अगला टर्म है संस्थाओं से क्या आशय है? इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? संस्थाओं से क्या आशय है? अब सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए कार्य करने के लिए देश में विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती है।
अब सरकार के जो है अलग अलग वर्क्स को, अलग अलग टास्क को, अलग अलग काम को करने के लिए देश में अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को हम संस्थाएं कहते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को हम संस्थाओं के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। और इन संस्थाओं की जो संरचना होती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, उसकी जो रचना होती है, वो संविधान में किया गया होता है। यानी संविधान के अनुसार ही उनकी संरचना होती है और उनकी जो है उनका फॉर्मेशन होता है संस्थाओं का। अब बच्चों अगला टर्म है आपका कि संसदीय, मतलब हम कह सकते हैं कि संसद से क्या आशय है, यानी पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं। और संसद की जो दोनों भाग हैं, जो दोनों सदन हैं, उनका क्या टर्म पीरियड, क्या कार्यकाल है, क्या उनका पीरियड ऑफ फंक्शन है, क्या कार्यकाल क्या है। तो आप कह सकते हैं कि सभी लोकतंत्र राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था होती है। सभी लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चयनित निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था होती है जो कानून का निर्माण करती है। इसको हम संसद कहते हैं। भारत, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे आदि राज्यों में इसे संसद का नाम दिया गया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसे कांग्रेस का नाम दिया गया है। और लोकसभा, अब ये तो आपका संसद हो गया। संसद के दो भाग हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा का जो साधारण काल होता है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति जो है वो अपने अधिकारियों का प्रयोग करके इसको 5 वर्ष से पहले भी इसके कार्यकाल को भंग कर सकता है। और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन होता है, तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये आपका लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल का अंतर है, ये जो है। और संसद किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी लोकतांत्रिक राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की किसी सभा होती है, किसी संस्था होती है जो कानून का निर्माण करती है, उसको हम संसद कहते हैं। और भारत, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे राष्ट्रों में इसको संसद का नाम दिया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसको कांग्रेस का नाम दिया गया है। और लोकसभा, इसके 2 भाग होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो प्रत्येक उसका कार्यकाल, उसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने अधिकारी का प्रयोग करके उसको 5 वर्ष से पूर्व जो उसको कार्यकाल को भंग कर सकता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और उसमें 6 वर्ष का कार्य होता है, कार्यकाल होता है सदस्यों का। और 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे जो है वो दूसरे प्रतिनिधि या दूसरे सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब आप कहेंगे कि संसदीय लोकतंत्र जो है, संसदीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख संस्थाओं कौन कौन से हैं। संसदीय लोकतंत्र जो होता है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक के 3 संस्थाओं का, ऐसे कि 3 प्रमुख संस्थाएं क्या हैं। तो पहला है आपका विधायिका, आपका फिर है कार्यपालिका और फिर है आपका न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आपका है, इसमें क्या है, विधानमंडल जो है, विधायिका जो है वो कानून बनाता है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करता है और न्यायपालिका जो है विवादों का समाधान करता है। अब बच्चों है अब आप आगे आ जाइए कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसेस है। अब हम कह सकते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुने जाते हैं और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य जो है वो चुना जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ता है और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में वो चुना जाता है और अपने हर क्षेत्र से जो है एक सदस्य जो है वो चुना जाता है। और जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा जो है वो चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन राज्यसभा के 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा
व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य में जो है वो निपुणता या प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बाकी 230 सदस्य जो होते हैं राज्यों में विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं, ऐसे 12 अलग सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, वाणिज्य में उनकी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बाकी 238 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अब आपका अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं, कि भारत के जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं, उनकी शक्तियों को स्पष्ट कीजिए, क्या शक्तियाँ उनकी हैं। भारत के प्रधानमंत्री की 3 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का गठन करता है और मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री ही जो है वो नियुक्त करता है, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। दूसरा है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का भी विभाजन करते हैं। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता हो, वो उनका हेड होता है। ये आपकी उनकी शक्तियाँ 3 शक्तियाँ हैं। और बच्चों फिर इसके बाद अगला टर्म जो है आपका वो है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं। ये तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ थी, बाकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। तो भारत की उनकी 3 शक्तियाँ इस प्रकार हैं, मतलब 3 शक्तियाँ ऐसे हैं कि देश का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर ही जो है मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। तो ये उनकी शक्तियाँ हो गई। अब आप आ जाइए कि ये आपके जो टर्म्स हैं चिल्ड्रन, जो आपके ये जो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, दीज टर्म्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर। और इसको समझने के लिए जो है आपको इसीलिए चैप्टर को समझने के लिए इसीलिए मैंने पहले आपको इन टर्म्स के बारे में समझा दिया, इन टर्म्स की परिभाषा, इन टर्म्स के बारे में आपको बताया ताकि आपको जो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों अब जो है आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बताया। लोकसभा जो है वो क्या होता है, तो मैं आपको बताया कि इसका चुनाव प्राय लोगों द्वारा ही किया जाता है और इसके जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य शक्ति को जनता की ओर से प्रयोग करते हैं। और राज्यसभा क्या होता है कि ये प्रायः परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है सदस्य, और ये कई विशिष्ट कार्य जो है करती है। और अगला टर्म आपका है संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली क्या है? जैसे हमारे देश जैसे अन्य देश में संसद सर्वोच्च होती है। अब जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल होता है, दोनों का प्रोसेस होता है, दोनों के फंक्शंस होते हैं, दोनों की जो है वो डिस्कशन होते हैं। तो हमारे देश की तरह जो अन्य देशों में भी जो है वो संसद सर्वोच्च होता है। ऐसी शासन प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। अब बच्चों हम जो है वो आज आप इसके बाद जो है आपका जो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, और सरकार क्या है, गठबंधन सरकार क्या है, और इस तरह की छोटे छोटे जो टर्म्स हैं। और आप जो है ये आपकी पाठ को समझने के लिए आपके लिए बहुत मदद होगी। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों, अगला टर्म जो है वो है आपका बच्चों अगला टर्म आपका जो है वो है निषेधाधिकार। तो ये निषेधाधिकार जो टर्म है, ये जो शीर्षक है, कभी कभी होता है कि संसद में या कोई बिल पारित होता है या कोई प्रस्ताव रखा जाता है और संसद में
जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सदस्य जो है उस प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति प्रकट करते हैं या उस प्रस्ताव के प्रति जो है वो अपना मतदान नहीं करते हैं या इसके विरोध में उसके ऑपोजिशन में जो है वो मतदान जब करते हैं तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना जो है वो निषेधाधिकार कहलाता है या उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को, उस सिचुएशन को कहा जाता है निषेधाधिकार। तो बच्चों ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए, और आप इन छोटे छोटे टर्म्स को जो है, इन शीर्षक को, इन शब्दों को, इन अर्थों को, इन परिभाषाओं को आप ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप अपनी पुस्तक को भी, अपनी किताब से भी इन टर्म्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो कि हमने इस सेशन में, इस लेक्चर में जो है वो पाठ को विस्तारित रूप से अभी नहीं शुरू किया है। अभी हमने इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको हमने आज पढ़ाया, आज हमने डिस्कशन किया है। तो बच्चों अगले सेशन में जो है आज हम यही बंद करते हैं और अगले सेशन में जो है वो हम पाठ को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे और जो है वो इन छोटे शीर्षकों को जो है उसके माध्यम से पाठ को अच्छी तरीके से हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों आप ज़रूर किताब पढ़ लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड प्लीज़ रीड द बुक ऑल्सो। और तो हम यही बंद करते हैं और अगले सेशन में पाठ को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।